Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो CNS का आखिरी पोर्शन है। लास्ट लेक्चर में हमने CNS के डिफरेंट पार्ट्स को यानी लिम्बिक सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स यानी हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस को डिस्कस किया और फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कहा जाता है सेरेब्रम, उसको हमने डिस्कस किया था। आगे जो ब्रेन के बाकी दो पोर्शन हैं यानी फोर ब्रेन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था और आज हमने बाकी दो पोर्शन है यानी मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मिड ब्रेन, और जब हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया था उसमें आपने देखा था कि मिड ब्रेन एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है ब्रेन का, इस वजह से लिखा गया है मिड ब्रेन इज रिड्यूस इन ह्यूमन। तो ये छोटा सा पोर्शन है ह्यूमंस के अंदर और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये एक रिले सेंटर का काम कर रहा होता है। रिले सेंटर से क्या मुराद है ये बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं। रिले सेंटर वो चीज़ होती है जो एक तरफ से इंफॉर्मेशन ले और दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन सेंड कर दे। तो ये यूजली जो ऑडिटरी है, हमारे जो एयर है, हमारे जो कान है, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है और फिर इसको आगे सेंड कर देता है। दूसरा तो ऑडिटरी से क्या मुराद है जो हमारे एयर से रिलेटेड है, एयर से रिलेटेड है। उसके बाद ये ऐसे सेंटर्स रखते हैं जो मूवमेंट ऑफ आइज़ की जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है। जैसे ये जो ब्लिंकिंग हो रही है ये रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज़ है, या आप कह सकते हैं कि जो ही इंसान इधर उधर देखते हैं तो फ़ौरन हमारी जो आंखें वो इधर उधर मूव करना शुरू कर देती हैं बग़ैर किसी। तो ये रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज़, जो आंखों की जो खुद ब खुद मूवमेंट हो रही है वो रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज़ कहलाता है। रिफ्लेक्स का वर्ड जब भी आएगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा, ये ऑटोमेटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद रेटिकुलर फॉर्मेशंस, ये हमने कहा था कि ब्रेन के जिस पार्ट में होती है उसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है और ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है जिसका काम है हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को आपस में कनेक्ट करना। क्योंकि ब्रेन स्टेम में तीन पोर्शन आते हैं, सबसे ऊपर मिड ब्रेन है, उसके बाद पोन्स है, उसके बाद मेडुला है। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन इस ब्रेन स्टेम के अंदर फैला होता है। तो इसका फंक्शन ये है कि हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को ये आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये फालतू इंफॉर्मेशंस को यानी आला क्वालिटी की इंफॉर्मेशन को ये ऊपर तक जाने देगा। यानी आप कह सकते हैं कि सपोज जिस वक्त इंसान कोई चीज़ देखता है या कोई टच स्टिमुलस आती है तो जो पुअर इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है, जिसके नर्व इम्पल्सेस बहुत पुअर हैं तो ये ब्रेन तक उनको नहीं पहुंचने देता। ये सिर्फ उन इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचने देता है जो आला क्वालिटी की हो, जो हाई क्वालिटी की हो। तो इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग। तो ब्रेन के हायर सेंटर से क्या मुराद है, ये ज़्यादातर हम फोर ब्रेन से रिलेटेड लेते हैं और फोर ब्रेन के अंदर भी जो सेरेब्रम है ये सबसे हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन है। मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन ब्रेन का सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हाइंड ब्रेन आ जाता है। तो हाइंड ब्रेन में बेसिकली तीन पोर्शन है। सबसे पहले पोन्स है, मिड ब्रेन के फौरन नीचे क्या आता है, पोन्स आता है। डायग्राम आप लोगों ने यानी इस लेक्चर से पहले भी आप लोगों ने उस डायग्राम को एक दफ़ा देख लेना जो हमने पिछले लेक्चर में ड्रा की थी ब्रेन्स की। तो यहाँ जैसे ये मिड ब्रेन है तो इसके बिल्कुल नीचे और इसके बाद मेडुला। तो मेडुला के ऊपर जस्ट नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है जो हमारे दो किस्म के फंक्शन को कंट्रोल करता है, स्लीप एंड वेकफुल। स्लीप कहते हैं सोने को और वेकफुलनेस कहते हैं जागने को। तो जब इंसान सोने से जागने की तरफ आ रहा होता है, जो दरमियानी स्टेज है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। ये जो कन्वर्शन है कि इंसान जागा हुआ है उसके बाद वो सोने की तरफ जा रहा है, या इंसान सोया हुआ है उसके बाद वो जागने की तरफ आ रहा है। जो दरमियान का जो मैकेनिज़्म है, जब इंसान ना ज़्यादा सोया होता है ना ज़्यादा जाग रहा होता है, तो ये जो कन्वर्शन है ये कंट्रोल करते हैं पोन्स। उसके बाद रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, कि जो सांस की रफ्तार है कि एक मिनट में कितनी दफ़ा सांस आएगा। जैसे हम कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में 15 to 20 टाइम्स जो ब्रीदिंग रेट है, और जब एक्सरसाइज करते हैं 30 प्लस चला जाता है। तो पैटर्न से क्या मुराद है कि वो सांस लंबा होगा या छोटा होगा, यानी गहरा होगा या छोटा सांस होगा। तो ये पैटर्न, तो इन दोनों चीज़ों को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद मेडुला, ये
जस्ट लाइक आप कह सकते हैं पोन्स के नीचे एक पार्ट होता है, इसको मेडुला कहा जाता है, और मेडुला ऑटोमेटिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। इस वजह से ये ऑटोनोमिक एरिया ऑफ द ब्रेन भी इसको कहा जाता है। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। आगे हम नर्वस डिसऑर्डर में भी इस बात को डिस्कस करेंगे। ऑटोनोमिक एरिया ऑफ ब्रेन, ऑटोनोमिक एरिया ऑफ ब्रेन इसको कहा जाता है, जो ऑटोमेटिक फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, यहाँ मैंने ऑटोनोमिक लिखा है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को समझें, वो डिफरेंट है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। तो ये ऑटोनोमिक एरिया ऑफ ब्रेन है। तो ये जो ब्रीदिंग, सांस को चलाए रखता है। अच्छा, यहाँ दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना। यहाँ भी हमने ब्रीदिंग की बात की, यहाँ भी इसका काम है सांस को जस्ट चलाए रखना, लेकिन सांस गहरा आएगा, छोटा आएगा, सांस की रफ्तार क्या होगी उसको पोन्स पे कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग के निगलना किसी चीज़ को, वो भी, यानी जब तक हमारी खुराक ज़ुबान पर है वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक है कि हम उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, अंदर भी, लेकिन जो ही वो बिहाइंड द टंग चली जाती है, ज़ुबान के पीछे चली जाती है, फिर वो इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाता है, वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता। और ब्रेन का वो पार्ट जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है वो मेडुला ओब्लांगेटा कहलाता है। उसके बाद सिरिब्रम, सिरिबिलम, सॉरी सिरिब्रम नहीं, सिरिबिलम, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का दूसरा बड़ा हिस्सा है सिरिबिलम, और ये ज़्यादातर मूवमेंट ऑफ द बॉडी और पोजीशन ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है कि इंसान की पोजीशन भी नॉर्मल रहे। जब वो बैठा हो तो उसको पता चले कि वो बैठा हुआ है, जब वो खड़ा हो तो उसको पता चले कि वो खड़ा हुआ है। तो यानी जब वो चल रहा हो तो उसकी जो मूवमेंट है उसको स्मूथ करता है, गाइड करता है। जैसे आपने देखा होगा जिस तरह हम चल रहे होते हैं तो हमारे बाजू हैं वो इस तरह हिल रहे होते हैं, तो हालांकि हमें पता नहीं होता कि हमारी बाजू की ये मूवमेंट हो रही होती। तो ये ऑटोमेटिकली बॉडी की रिदम को, बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए बाजू की मूवमेंट ज़रूरी है। इस वजह से अगर इंसान के बाजू बांध दिया जाए तो वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ भी नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी बाजू की मूवमेंट है ये इम्पॉर्टेंट है इन द मूवमेंट, इन द वॉकिंग, इन द रनिंग के अंदर। तो बहरहाल आप इसको कह सकते हैं बॉडी की मूवमेंट का जो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट को जो कंट्रोल करता है वो सिरिबलम करता है। तो इसका काम क्या है, इसने मूवमेंट को गाइड करना है। जैसे हमारी टांगें एक आगे जाती है, फिर एक पीछे रह जाती है, फिर दूसरी आगे चली जाती है, ऐसे ये जो मूवमेंट है। उसके बाद उसको स्मूथ करता है। हम चलते हुए हमें महसूस नहीं होता कि हमारे जो बाजू है वो भी मूव कर रहे हैं। एक्यूरेट करता है बॉडी की जो मूवमेंट है, कि हम आराम से जब नॉर्मली चल रहे हो तो सबको महसूस हो कि ये ठीक अंदाज में चल रहे हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि थोड़ी सी अगर मूवमेंट में प्रॉब्लम आए तो फिर लोगों को भी महसूस होता है। तो ये मोशन और बॉडी की पोजीशन को क्या करते हैं, डिफरेंट अंदाज से कंट्रोल करते हैं। और ये लर्निंग के लिए भी ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो बिहेवियर की, जो इंसान के मिजाज की मेमोरी स्टोर होती है वो सिरिबलम के अंदर स्टोर होती है, और ये सबसे ज़्यादा बर्ड्स में डेवलप होते हैं। उसकी वजह ये है कि बर्ड्स की मूवमेंट सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। उसकी वजह यह उन्होंने हवा में उड़ना होता है, और हवा में एक मखसूस एंगल पे उन्होंने अपने विंग्स को फ्लैप करना होता है, फड़फड़ाना होता है। अगर उनकी विंग्स की फ्लैपिंग की डायरेक्शन ही बदल जाए तो वो नीचे धड़ाम से गिरेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि बर्ड्स और मुसलसल उड़ना है, अब एक परिंदा हवा के अंदर वो वहाँ रेस्ट नहीं कर सकता। जैसे हम चल रहे हो, अगर हम थक जाए तो एक जगह हम बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक परिंदा है उसने जब तक वो नीचे नहीं आ जाता, ज़मीन पे नहीं बैठता, वो रेस्ट उसका पॉसिबल नहीं है। उसने उड़ना ही है, अपने विंग्स को फड़फड़ाना, फ्लैप ही करना है। और विंग्स को इस अंदाज में वो फ्लैप करता है कि जिसकी वजह से उसकी फ़्लाइट पॉसिबल होती है। तो इस वजह से चूँकि ये सब मूवमेंट के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्रोल सेंटर है, तो बर्ड्स के अंदर और मूवमेंट आला अंदाज में होती है उड़ना। इंसान भी सोचता है ना मुझे उड़ना चाहिए, लेकिन इंसान फेल है, वो उड़ नहीं सकता। तो इसका मतलब है उड़ना एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट है। तो फ्लाइट तो बेस्ट डेवलप इन बर्ड्स विच आर एंगेज्ड इन कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट। उसके बाद CNS का अगला पोर्शन या हमारा जो ब्रेन का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। CNS का जो अगला पोर्शन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आते भी इम्पॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं। स्पाइनल कॉर्ड,
तो बेसिकली होता क्या, जैसे मेडुला ओब्लांगेटा के बारे में हमने कहा था कि जब ये तंग हो जाता है, तंग होके नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। तो मेडुला ओब्लांगेटा नैरोज डाउन इनटू, ये आपने याद रखना है, ये ओवल शेप है और ये अंदर से खाली होता है। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, जो ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड है वो अंदर से हालो होते हैं। हालो का मतलब क्या होता है, अंदर से खाली, एक सिलेंडर की तरह। सिलेंडर से क्या मुराद है, जैसे कि गिलास हो उसकी तरह ये अंदर से खाली होते हैं। और रनिंग थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी के दरमियान से मूव करता है, ठीक है। अगर हम इसको कट करें यहाँ से और इसको ऊपर से देखें तो हमें ये अंडे की तरह नज़र आएगा। जैसे ये आप कह सकते हैं मार्कर की कैप है, इसको देखें तो ये गिलास की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन इसको यहाँ से देखें तो आप कह सकते हैं कि एक दायरा सा नज़र आएगा। तो ये दायरा सा नज़र आता है, तो ये ओवल शेप है। और इस दायरे से यानी स्पाइनल कॉर्ड से, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इससे ऊपर की तरफ से कुछ ब्रांचेज निकलती है और नीचे की तरफ से भी कुछ ब्रांचेज। अब जो ऊपर वाली ब्रांचेज हैं उनको हम कहते हैं डॉर्सल रूट्स, और जो नीचे वाली ब्रांच है उनको हम कहते हैं वेंट्रल रूट्स। अब इन डॉर्सल रूट्स और वेंट्रल रूट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ये डायग्राम आपको क्लियर करेगी। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है क्योंकि यहाँ से काफ़ी दफ़ा ऑब्जेक्टिव आए हैं। सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है, हमने कहा कि दो तरह की रूट्स हैं, एक डॉर्सल रूट्स हैं, एक वेंट्रल रूट्स हैं। और इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन वाला लेक्चर है उसको लाजमी सुने, फिर आपको बड़ी आसानी से ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूँ। हमारे पास ये दो किस्म के रूट्स आ गए हैं, एक है डॉर्सल रूट्स, एक है वेंट्रल रूट्स। तो जब हम डॉर्सल रूट्स की बात करते हैं तो डॉर्सल रूट्स बेसिकली एंट्री पॉइंट है, यहाँ से न्यूरॉन इंटर होते हैं जो डिफरेंट बॉडी के पार्ट से इंफॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं। जो वेंट्रल रूट है ये बेसिकली एग्जिट पॉइंट है कि यहाँ से न्यूरॉन निकल रहे हैं और बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं। यानी वेंट्रल रूट से इंफॉर्मेशन जा रही है और डॉर्सल रूट से इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आने वाले जो नेफ्रॉन्स उस न्यूरॉन्स हैं उनको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। तो आप ये जहन में रखेंगे जो डॉर्सल रूट है इनके ज़रिए से सेंसरी न्यूरॉन इंटर होते हैं और वेंट्रल रूट के ज़रिए से मोटर न्यूरॉन निकलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन है, क्योंकि स्पाइनल इज़ अ पार्ट ऑफ सीएनएस, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं उनको हम कहते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन। तो आप लोगों ने इसको समझना है। जैसे ये दो न्यूरॉन मैंने ड्रा किए हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। तो यहाँ सपोज मैं कहता हूँ कि ये रिसेप्टर से मैसेज को लेके आ रहे हैं और सेंसरी न्यूरॉन के दोनों पोर्शन, चाहे वो डेंड्रोन हो या एक्सोन हो, ये क्या होता है, माइलिनेटेड होते हैं। और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में भी हमने ये बात डिस्कस की थी, जितने भी सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आते हैं उनकी सेल बॉडी डॉर्सल रूट्स में एक जगह जमा होती है। स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं वो पहुंचते इनकी सेल बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड तक उनके एक्सोन आते हैं। यानी आप कह सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन आया, यहाँ एक सेल बॉडी, उसके बाद एक्सोन स्पाइनल कॉर्ड में इंटर हो गया। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे डॉर्सल रूट गैंग्लिया, कि ये डॉर्सल साइड में गैंग्लिया है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को क्या कहा जाता है, गैंग्लिया कहा जाता है। तो आपने सबसे पहले याद रखना है जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया है इसमें क्या होती है, सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियाज में क्या चीज़ होती है, तो आपने फ़ौरन जवाब देना है कि सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। और उसके बाद ये जो डॉर्सल रूट्स हैं जिनके ज़रिए से सेंसरी न्यूरॉन इंटर होते हैं, तो इसमें क्या होगा, जाहिर बात है ये डॉर्सल रूट्स हैं, तो इसमें ये सेल बॉडी आगे, सेल बॉडी से जो इंफॉर्मेशन सीएनएस की तरफ लेके जाती है वो एक्सोन होते हैं, तो एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। यानी आप कह सकते हैं कि जो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन है इसमें सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन है, और जो फिर डॉर्सल रूट गैंग्लिया से निकलने वाले फाइबर्स हैं वो डॉर्सल रूट्स में होते हैं, और वो क्या होते हैं, एक्सोन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। उसके बाद आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड एक तो ओवल शेप है, इसके दो पोर्शन है, एक ये बटरफ्लाई की तरह का ब्लू आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, इसको क्या कहा जाता है, ग्रे मैटर। अब इस ग्रे मैटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आप लोगों ने ध्यान,
ये जो रेड कलर के मैंने ड्रा किए हैं ये है एसोसिएटिव न्यूरॉन। ये क्या है? एसोसिएटिव न्यूरॉन। और दूसरा आप ये देख सकते हैं कि हमने जब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस किया था उसमें कहा था कि जो सेंसरी न्यूरॉन है उसका टर्मिनल पोर्शन एक तो नॉन माइलिनेटेड होता है, उसमें माइलिनेशन नहीं होती। ये जो आपको रेड कलर के सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली माइलिनेशन को ड्रा किया गया है। तो जो पोर्शन इंटर होता है ग्रे मैटर के अंदर, ये जो बटरफ्लाई शेप चीज़ है इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, उसमें टर्मिनल पोर्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इंटर होते हैं। यहाँ से मैसेज आता है एसोसिएटिव न्यूरॉन के पास, एसोसिएटिव न्यूरॉन से मैसेज जाता है डेंड्रॉइड्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, और उसके बाद सेल बॉडीज भी मोटर न्यूरॉन की ग्रे मैटर में ही होती। उसके बाद जो एक्सोन है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई वाले स्ट्रक्चर से एक्सोन क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं, और फिर ये वेंट्रल रूट के ज़रिए से इफेक्टर तक पहुंचते हैं। तो अगर आप देखें जितने भी यहाँ स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, यानी टर्मिनल पोर्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन और डेंड्रॉइड ऑफ मोटर न्यूरॉन और सेल बॉडी, ये कोई भी माइलिनेटेड नहीं है, कोई भी माइलिनेटेड नहीं है। तो हम अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रे मैटर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तो आपने कहना टर्मिनल पोर्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। चलो अच्छा, ये चूँकि आखिरी पोर्शन है, थोड़ी थोड़ी ब्रांचेज इंटर होती है, इसको हम जिक्र ही नहीं करते। एसोसिएटिव न्यूरॉन मुकम्मल मौजूद होता है ग्रे मैटर में, लेकिन मोटर न्यूरॉन की डेंड्रॉइड्स होते हैं और सेल बॉडीज़ होती हैं। तो आप कह सकते हैं ग्रे मैटर की कंपोजिशन में ये एसोसिएटिव न्यूरॉन से मिलके बना है, और दूसरा डेंड्रॉइड एंड सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन ग्रे मैटर में होती। उसके बाद वाइट मैटर। अब अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाइट मैटर है। तो इसमें सिर्फ एक्सोन मौजूद, और वो भी एक्सोन किसके? जो मोटर न्यूरॉन्स के। इसी तरह यहाँ आप देखें, ठीक है, तो जो वाइट मैटर है कंटेन एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन, और जाहिर बात है मोटर न्यूरॉन के जो एक्सोन है वो माइलिनेटेड होते हैं, इस वजह से आप कह सकते हैं माइलिनेटेड होते हैं, और इसमें कोई सेल बॉडी नहीं है। वाइट मैटर में नो सेल बॉडी, कोई सेल बॉडी मौजूद नहीं है। उसके बाद ये वेंट्रल रूट्स में आपने याद रखना है कि ये एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से बाहर निकलता है। तो यहाँ क्या क्या पार्ट्स होंगे, यहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं। डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया के अंदर सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। उसके बाद जो रूट्स अंदर इंटर हो रही हैं उनको डॉर्सल रूट कहा जाता है, इसमें एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद ये जो बटरफ्लाई की तरह का मैटर है इसको ग्रे मैटर कहा जाता है, इसमें एसोसिएटिव न्यूरॉन मुकम्मल होते हैं, और डेंड्रॉइड ऑफ मोटर न्यूरॉन और सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन। यानी आप कह सकते हैं जो ग्रे मैटर है इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो माइलिनेटेड हो। ये चाहे वो न्यूरल फाइबर है, एक्सोन डेंड्रॉइड है, वो भी नॉन माइलिनेटेड है, सेल बॉडी तो वैसे ही नॉन माइलिनेटेड होती। हाँ, जो वाइट मैटर है इसमें एक्सोन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन भी होते हैं, और जाहिर बात है एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन की जब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ मोटर न्यूरॉन में हमने डिस्कस भी किया था कि उसके एक्सोन यूजुअली 100% नहीं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ में क्या मौजूद है यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो यही बात लिखी गई है। जो स्ट्रक्चर की बात करें स्पाइनल कॉर्ड में तो इसमें न्यूरॉन्स भी हैं, सेल फाइबर्स भी हैं, सेल बॉडीज़ भी हैं, और ये अरेंज होकर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बना, यानी दो पोर्शन बनाते हैं। एक इनर पोर्शन है जो ग्रे मैटर कहलाता है, ग्रे मैटर हमने अभी डिस्कस किया, बटरफ्लाई शेप होते हैं। और एक और पॉइंट आप, चूँकि ये अंदर से खाली होता है, और जो ये जो सुराख है, ये जो सुराख है इसको सेंट्रल कैनाल कहा जाता है। ये वाला जो सुराख है इसको सेंट्रल, और ये किस में मौजूद होता है, ये ग्रे मैटर में मौजूद। जैसे ये जो रेड कलर का मैंने यहाँ ड्रा किया है ये क्या है, ये सेंट्रल कैनाल है, ये सेंट्रल कैनाल है, और इसमें CSF भरा होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रे मैटर में सेल बॉडीज़ भी होती हैं। सेल बॉडीज़ दो न्यूरॉन की हैं, एक क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन की होती है गैंग्लिया के अंदर जो डॉर्सल रूट में है, तो सेल बॉडीज़ ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड सेल बॉडीज़ ऑफ एसोसिएटिव न्यूरॉन। और न्यूरल फाइबर्स भी होते हैं। न्यूरल फाइबर से क्या मुराद है
कि उसमें एक्सोन और डेंड्राइड भी होते हैं। अच्छा, ये जो फाइबर्स हैं, जब CNS की बात हो रही है तो इसमें इन नर्व्स को, इन न्यूरल फाइबर को ट्रैक भी कहा जाता है। और ये दोनों, चाहे वो एक्सोन हो या डेंड्राइड हो, जो ग्रे मैटर में, वो हमेशा क्या होते हैं, नॉन माइलिनेटेड होते हैं। तो आउटर पोर्शन में को वाइट मैटर कहा जाता है। तो वाइट मैटर हमेशा माइलिनेटेड नर्व फाइबर रखता है। या फिर CNS की बात करें तो ये जो नर्व्स हैं, इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ट्रैक। यानी CNS में जो गैंग्लिया होते हैं उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियाई। और जो नर्व्स होती हैं, जो न्यूरल फाइबर एक्सोन और डेंड्राइड से मिलकर बनी, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ट्रैक। ये आप लोगों ने थोड़ा सा जहन में रखना है। लेकिन आउटसाइड द बॉडी, यानी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी को गैंग्लिया कहा जाता है, क्लस्टर ऑफ न्यूरल फाइबर को नर्व्स कहा जाता है। आगे फंक्शन के हमारी बॉडी के सारे रिफ्लेक्शन एक्शन को कंट्रोल करता है। और एक ये रिले सेंटर है, यानी बॉडी से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में, ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी। ज़्यादातर बॉडी की इंफॉर्मेशन इस रूट को फॉलो करती है, 100% नहीं, कुछ डायरेक्टली ब्रेन को भी पहुंचती हैं। तो ये दो बड़े फंक्शन है जो स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करता है। इस डायग्राम की आप लोगों ने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है कि कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ लोकेटेड होती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCQs MD कैट के लिहाज से भी, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी, आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होने के लिहाज से भी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.